नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। थीमेटिक फंड एक बार फिर से निवेश का नया ट्रेंड इसमें देखने को मिल रहा है। इस कैटेगरी ने पिछले एक साल में 20% का औसत रिटर्न दिया। तो वहीं हाल ही में भारत में डिफेंस सेक्टर में निवेश की रफ्तार ने इस कैटेगरी को और बूस्ट देने का काम किया। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे थीमेटिक फंड में आप निवेश कर सकते हैं। डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा, अभी कहां पर आपके लिए है निवेश का मौका, और थीमेटिक फंड में रिस्क और रिवॉर्ड ये दोनों कैसा है। इस शो में हमारे साथ है कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन और मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांगवी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। हालांकि अगर मैं सिर्फ डिफेंस सेक्टर की बात करूं क्षितिज, तो हमने पहले भी देखा था कि एचडीएफसी डिफेंस फंड ने काफी अच्छा काम किया। उसके बाद हमने फिर देखा कि उसकी एनएवी जो थी वो गिर गई बीच में, लेकिन फिर एक बार हमने उसको आगे आते हुए देखा। हमने अच्छा 3 साल का रिटर्न भी एचडीएफसी डिफेंस फंड का देखा है। लेकिन सिर्फ एक फंड की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, वो मैंने इसलिए चर्चा की शुरुआत में उसका जिक्र कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको नहीं भी पता है उनके भी पोर्टफोलियो में मैंने कई बार एचडीएफसी डिफेंस फंड देखा है। अब हम बात यहाँ पर पूरे इस थीमेटिक फंड की करेंगे। तो क्षितिज, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी ये थीमेटिक फंड है क्या और इस वक्त ये क्यों हॉट केक बने हुए हैं? Good evening, Smita. Always a pleasure to be on screen with Mohit bhai. Good evening, Mohit. And सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। I think बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है, एंड ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादातर लोग जब म्यूचुअल फंड सर्च करते हैं, और ये एक जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड बढ़ रहा है वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे करते हैं, और वहाँ पे कभी आपको सेक्टोरल जो फंड्स हैं, थीमेटिक फंड्स हैं, आपको गलत ट्रैप में भी लेके जा सकते हैं। थीमेटिक फंड बेसिकली एक थीम के अराउंड होता है, जिसके अराउंड जो सारी बिजनेसेस होते हैं उनको बाय किया जाता है। तो मैं 2 एग्जांपल लूंगा। जैसे आपने बोला डिफेंस फंड, हम एक डिफेंस की बात करें। डिफेंस जो है वो थीमेटिक नहीं है, वो आपका सेक्टोरल फंड हो गया। डिफेंस एज ए सेक्टर में आप कौन कौन सी कंपनीज हैं, जैसे कोई एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है, कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग कंपनी है, कोई आपका पिनाका रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई गन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एंड आप सरप्राइज होंगे, बहुत इंडियन कंपनीज अब उभर के आ रही है, बहुत स्टार्टअप उभर के आ रहे हैं। अभी फर्स्ट इंडियन कंपनी ने अपना मेड इन रॉकेट लॉन्च भी किया है स्पेस में। आई थिंक यू विल सी लॉट ऑफ कंपनीज। तो आप एक सेक्टर के अराउंड आपने आपने सारी कंपनीज बिजनेसेस बाय कर ली। थीम एक थोड़ा ब्रॉडर हो गया, उसमें कई सेक्टर आ जाएंगे आपके। जैसे आपने आजकल जो बहुत हॉट के समय है वो है डेटा सेंटर थीम। आपने कहा कि मुझे डेटा सेंटर एक थीम में इन्वेस्ट करना है। तो डेटा सेंटर में आप कौन से बिजनेसेस देख रहे हैं? आप देख रहे हैं जो हाई डेंसाइल केबल्स हैं, उसमें कौन से बिजनेसेस हाउस करते हैं। बिकॉज कूलिंग बहुत चाहिए, तो होस्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, एसी कौन सी कंपनी के हैं, आपको वाटर चाहिए वो कौन बना रहा है, ईपीसी कौन है जो डेटा सेंटर रेस कर रहा है, बैटरीज किसकी लग रही है, कूलेंट कौन सी कंपनी कर रही है। तो हर तरह की कंपनी है, ट्रांसफॉर्मर कौन बना रहा है। तो आप एक थीम को पूरा प्ले कर रहे हैं। थीम इज अ वाइडर अप्रोच, जहां पे कई सेक्टर्स उसके अंदर आ सकते हैं, और आप उस थीम का, आपका कन्विक्शन है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, तभी आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेक्टर इज स्पेसिफिक टू वन सेक्टर, जहां पे आपको लग रहा है ये सेक्टर आने वाले टाइम में अच्छा करेगा। तो ये ब्रॉडर एक डिफरेंस और एक डेफिनेशन है। अच्छा, हम हर बार देखते हैं मोहित कि सेक्टर थीमेटिक फंड में निवेश, जब भी एमफी के नंबर आते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ठीक ठाक पैसा हर बार इन दोनों ही मतलब सेक्टर थीमेटिक फंड्स में आता है। लेकिन निवेश करने वाले कुछ ऐसे निवेशक होंगे जो बाकायदा रिसर्च करते होंगे, जिनको इन सेक्टर्स के बारे में, इन थीम्स के बारे में पता होगा। अगर मान लीजिए किसी को नहीं पता कि सेक्टर थीमेटिक फंड में निवेश कैसे करें, ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, तो कौन कौन सी वो बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी होता है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता शो में बुलाने के लिए, और ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद क्षितिज भाई। तो देखिए, सेक्टोरल और थीमेटिक, चाहे कोई भी निवेश हो, आपको बहुत सोच समझ के ही करना पड़ता है। और स्पेशली जब बात आती है कि आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पर या एक पर्टिकुलर थीम पर पूरी तरह से दाव खेलते हैं, तो आपको पूरा भरोसा होना चाहिए है कि ये जो साइकिल है उस सेक्टर या उस थीम की, वो सही से आपको रिजल्ट देगी कि नहीं देगी। तो मैं थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपको मैन्युफैक्चरिंग पर भरोसा है। मैन्युफैक्चरिंग एक थीम है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में शायद डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज हो सकती है, जैसा क्षितिज भाई ने बताया, डेटा सेंटर के रिलेटेड कंपनीज हो सकती हैं, हार्डकोर जो ओल्ड इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग है उस तरह की कंपनीज हो सकती हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ से रिलेटेड कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, बट मैन्युफैक्चरिंग एक पूरा थीम है। तो अब आपको कितना भरोसा है कि मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर जो गवर्नमेंट का इम्पेटस है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, उनके चलते मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में रिवाइव होगी? और रिवाइव होगी तो क्या मैन्युफैक्चरिंग का जो परसेंटेज शेयर है हमारे जीडीपी ग्रोथ में वो बढ़ेगा? अभी तक सर्विसेज हमेशा ज्यादा हावी रहती है हमारे जीडीपी के पाए में, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग उसको ओवरटेक कर पाएगा? क्या मैन्युफैक्चरिंग में नया इम्पेटस देखेंगे? क्या नई कंपनीज देखेंगे, नया निवेश देखेंगे? तो एक बहुत बड़ी थीम के ऊपर में आप खेलना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये थीम मुझे जो बाकी दूसरी जेनरिक थीम्स हैं उससे ज्यादा पैसा बना कर देगी। तो सबसे पहली बात तो हो गई ये कि आपको कितना भरोसा है कि कितनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज इस थीम को सपोर्ट करती है। दूसरा, इस थीम के अंतर्गत किस तरह की कंपनीज आती हैं, किस तरह के फंड्स हैं, उनकी निवेश की फिलॉसफी क्या है, राइट? तो बहुत जगह होता है कि आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग थीम के अंदर में काफी फंड्स ऐसे मिलेंगे जो बैंकिंग को शामिल कर देते हैं। उनको लगता है कि बैंकिंग बिकॉज यहाँ पर क्रेडिट देती है तो वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा हो गई। कुछ फंड्स होंगे जो बैंकिंग को बिल्कुल बाहर रखेंगे और एकदम प्रॉपर जिसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में निवेश करेंगे। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि फंड के अंतर्गत जो स्टॉक्स आते हैं या जो सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से बनाया हुआ है और आप कौन से तरह की मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो वो सब आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात ये कि आपको ये जानना होगा कि ये सिक्लिकल थीम्स हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये थीम अगर आज चल रही है या अगले 1 साल तक चलेगी तो शायद आने वाले अगले 5 साल तक चलती रहेगी, राइट? यहाँ मैंने मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल लिया, बट अगर थोड़ी नैरो थीम हो, राइट, तो अगर वाटर कंजर्वेशन की थीम है या डेटा सेंटर की थीम है या फिर कोई दूसरी थीम है, तो जरूरी नहीं है कि वो 3 5 10 साल का उसका साइकिल हो सकता है वो सिर्फ 1 साल का साइकिल हो, 2 साल का साइकिल हो। तो आपको पता होना चाहिए कि ये साइकिल क्या आप सही तरीके से टाइम कर पाएंगे। यानी देखिए, एंट्री तो आप ले लेंगे और अक्सर मैंने देखा है जो थीमेटिक फंड्स होते हैं वो चक्रव्यूह के जैसे होते हैं। आप अभिमन्यु बनकर घुस तो अंदर जाते हैं इसमें, पर आपको ये नहीं समझ में आता कि वहां से वापस बाहर कब और कैसे निकलना है और उसका सही रास्ता क्या है। और अक्सर देखा है कि निवेशक उस थीम के अंदर में फंसकर वहीं पर खो जाते हैं। तो थीमेटिक फंड्स में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि साइकिल कब खत्म होने वाली है, उसके एंटिसिपेशन में सही टाइम पर आपको एग्जिट भी लेना होगा। तो अगर आप ये सारी चीजें सही से आकलन लगा सकते हैं और सही से इसको टाइम कर सकते हैं तो बेझिझक होकर थीमेटिक फंड्स में जाइए। बट अगर आपको लगता है कि आप इतना टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज डिवोट नहीं कर सकते हैं, हर थीम को, हर साइकिल को ठीक से नहीं पढ़ सकते हैं, तो मेरी राय यही रहेगी कि आप किसी अच्छे डाइवर्सिफाइड फंड में किसी अच्छे एडवाइजर के साथ में मिलकर डिसाइड करिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि जो भी अच्छा फंड होगा स्मिता, वो भी उभरती हुई थीम्स को कैप्चर करेगा ही करेगा। एक अच्छे फंड मैनेजर का काम यही होता है कि वो आपको सारी अच्छी थीम्स को कवर करके दे अपने फंड्स के अंदर में। तो अगर आप अच्छा फंड मैनेजर का चुनाव कर लेंगे, अच्छे फंड का चुनाव कर लेंगे, तो आपको डेफिनेटली अच्छे थीम्स भी मिल ही जाएंगे। बिल्कुल। अब क्षितिज, आप क्या मानते हैं, आप किस तरीके के निवेशकों को सलाह देंगे कि उसे थीमेटिक फंड लेना चाहिए? इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, एंड आई थिंक मोहित भाई ने बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश किया विद रिगार्ड टू अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। तो वो लोग सबसे पहले थीमेटिक फंड लें जो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश इन्वेस्टर्स हैं। मान लीजिए उन्होंने एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपना बना रखा है, उनका जरूर बनता है लेना, अगर उनका रिस्क एपेटाइट उतना है। दूसरा, जिनको उस थीम के बारे में जानकारी हो। देखिए अभी समय बहुत बदल गया है स्मिता, पहले साइकिल्स लंबे होते थे, अभी बहुत डायनेमिक है मार्केट। आज ये सेक्टर चल रहा है, कल को वो चल रहा है। इस बजट में गवर्नमेंट ने डेटा सेंटर्स को लेकर 2047 तक के सोप्स दे दिए हैं। सो कल को कोई और चीज पे आपको पॉजिटिविटी आ सकती है। तो आप एक थीम को, आपको लेवल 2 लेवल 3 जाना पड़ेगा। अब उस थीम को समझिए, वो थीम कितना लंबे समय तक चल सकता है। और आजकल डेटा पॉइंट्स और कई आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, एलएलएम्स हैं, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं। तो जब आप समझ सकते हैं कि हाँ ये चीज का फ्यूचर है और इस चीज में मुझे लगता है, तभी आप उसको एज ए टैक्टिकल एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। अनदर, जो लोग करंट लेवल पे जो आप देख रहे हैं मार्केट को या उस थीम को देख रहे हैं, उसके पीक में ना आए। अगर पीक में आए तो उसमें फिर एक सिप कमिट साथ में करें, क्योंकि कई बार ड्रॉडाउन बहुत हो सकते हैं। तो इसमें ना आपका टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज समटाइम आपने लगाए 100 रुपए और उसकी वैल्यू, नोशनल वैल्यू आपको 50 60 भी दिख सकती है, क्योंकि साइकिल टर्न अराउंड होता है। डिफेंस फंड की हम बात कर रहे हैं, इनिशियल जितने भी डिफेंस फंड एचडीएफसी के आए, उसका एक साल का रिटर्न 94% था। और काफी लोग जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर इस जहां से में आते हैं कि इक्विटी मार्केट में ऐसा रिटर्न बनता है,
तो वहां पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, और उसके बाद वो 2 साल लल पीरियड चला। फिर दोबारा जब आपका इंडिया ने जब पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई ऑपरेशन सिंदूर में, उसके दोबारा ट्रेंड के बाद से इंडेक्स ये डिफेंस फंड्स, डिफेंस स्टॉक्स ने काफी अच्छा मूव करना शुरू करा। और अब काफी इंडियन कंपनीज है जो अच्छा कर रही है, जो उसमें अब रडार में आ रही है। तो आई थिंक आपका पेशेंस और टेम्परामेंट होना भी बहुत जरूरी है, जो लोग थीमेटिक फंड का चयन कर रहे हैं, बिकॉज ये कई बार ड्रॉडाउन आपको ज्यादा लंबे दिखा सकता है। तो आप टेक्टिकली इसको ऐड करें, और जहां पे आपको लगता है कि एक थीम प्ले आउट हो रहा है, आप इसमें से एग्जिट करें। दैट्स हाउ इट शुड बी। बिल्कुल। अच्छा, हमने सबसे ज्यादा देखा है कि जब बजट आने वाला होता है, बजट करीब होता है, तब लोगों को बड़ा इस सेक्टर की याद आती है। लोगों को लगता है सरकार का कुछ ना कुछ यहाँ पे एलोकेशन होगा, सरकार डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ करेगी, या इंफ्रा के लिए कुछ ना कुछ करेगी, या कैपेक्स के लिए कुछ ना कुछ करेगी। तो जो थोड़े से रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम देखते हैं कि वो ऑटोमेटिकली इन सारे फंड्स को लेकर बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं। अब मैं आपसे यहाँ पर कुछ फंड्स के एग्जाम्पल से समझना चाहूंगी मोहित। अगर मैं थीमेटिक फंड के ऑप्शंस की बात करूं तो डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा, इन तीनों के ऑप्शंस में आप कहां कहां कौन से फंड में अच्छे मौके देखते हैं जो जहां लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी के टाइम पे, मोहित? जी, देखिए स्मिता, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट चूंकि आपने सवाल पूछा है, मैं इसको एक आई विल ट्राई एंड गिव यू अ बुके ऑफ फंड्स जहां पर निवेशक देख सकते हैं इस तरह के ऑप्शंस। बट ऑनेस्टली एक ही सलाह है यहाँ पर कि कभी भी थीमेटिक फंड्स में परफॉर्मेंस चेजर्स मत बनिए। कहने का मतलब ये कि उस थीम में मत एंट्री लीजिए जो कि पिछले 1 साल में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग थीम रही है। तो आपको कभी पता नहीं लग पाएगा कि उसका सनसेट कब आएगा, और हो सकता है कि आप एंट्री के टाइम नहीं, एग्जिट के टाइम एंट्री ले रहे हैं, राइट? तो ये बहुत जरूरी है कि आप परफॉर्मेंस चेजर ना बने। अगर आप किसी को अर्ली कैच कर सकते हैं, अर्ली ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं, तभी आप उसके अंदर में एंट्री लीजिए। अब डिफेंस की जहां तक बात की है, इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से 4 डिफेंस फंड्स हैं स्मिता। उसमें एक ही एक्टिव फंड है, वो है एचडीएफसी का डिफेंस फंड, जो क्या जिसका ईयूएम भी सबसे ज्यादा है, करीब 10,500 करोड़ के आसपास का ईयूएम है। और बाकी जो तीनों है वो सारे इंडेक्स फंड्स हैं। तो हमेशा मेरी ये राय यही रहेगी, क्योंकि ये थीमेटिक फंड्स है, इसमें बहुत सारी छोटी कंपनियां, जैसे क्षितिज भाई ने भी बताया, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो आजकल डिफेंस के क्षेत्र में उभर कर आ रही है, स्पेशली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में, रॉकेट्स में, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज में, और बहुत सारी दूसरी तरह की टेक्नोलॉजीज में। तो यहाँ पर हमेशा एक्टिव फंड्स ही मुझे लगता है करने चाहिए। बट अगेन एक डिस्क्लेमर यहाँ रहेगा कि जो वैल्यूएशंस हैं डिफेंस कंपनीज के, वो स्काई हाई है, बहुत ही ज्यादा हाई है। इसमें अगले 2-3 साल की ग्रोथ को ऑलरेडी फैक्टर इन किया जा चुका है। बट क्योंकि जो वैश्विक माहौल है वो बहुत ही ज्यादा क्या कहता हूँ, उबाल पर है, तो हर कंट्री जो है वो डिफेंस में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भर बन रही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये एवर लास्टिंग थीम है फॉर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। तो ग्रेजुअली यहाँ पर आप एसआईपी के जरिए अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं, और वहां पर मेरी राय एक ही है, एचडीएफसी डिफेंस फंड। दूसरी बात मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग में जैसा मैंने कहा कि ये एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग थीम बन गई है इंडिया में। जिस तरह से भारतीय सरकार का जो जोर है आत्मनिर्भरता पर, मेक इन इंडिया पर, तो उसके चलते यहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कवर हो रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग इतनी ब्रॉड थीम है कि इसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल हो जाता है। तो काफी जगह आप देखेंगे पोर्टफोलियो में डिफेंस कंपनीज भी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अगेन एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, तीनों के ही काफी अच्छे फंड्स हैं। एंड डिपेंडिंग कि आपको क्या ठीक लगता है, कौन से फंड हाउस के साथ में आप काफी कंफर्टेबल है, इसमें आपको हर फंड की स्ट्रेटेजीज में जाना पड़ेगा, उनके सेक्टोरल एलोकेशंस देखने पड़ेंगे, और आप किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग अपने पोर्टफोलियो में देखना पसंद करेंगे, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। बट my sense is ICICI and Axis are better contenders in the manufacturing segment. और अगर मैं तीसरे थीम की बात करूं विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड थीम है स्मिता। यहाँ पर बहुत तरह तरह के फंड्स हैं। कुछ फंड्स, बहुत सारे फंड्स हैं जो बैंकिंग को शामिल कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। बहुत सारे फंड्स हैं जो सिर्फ पावर और केपेक्स, कैपिटल गुड्स पे हैवी है। बहुत सारे फंड्स हैं जो कि एंसिलरीज पर हैवी हैं। जैसे डीएसपी का फंड है टाइगर, जो बहुत पुराना फंड है, वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो बहुत ब्रॉड बेस है। प्रू का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, वहां पर आपको बैंकिंग भी देखने को मिलेगा। इसी तरह दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं, जैसे एक आपको विदाउट बैंकिंग अगर फंड चाहिए, तो वहां पर बंधन का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। निपॉन का जो पावर एंड इंफ्रा फंड था, वो बहुत ज्यादा पावर एंड पावर रिलेटेड कंपनीज पर हैवी हुआ करता था आज से 4-5 साल पहले। बट अब उसका थीम थोड़ा सा ब्रॉड बेस हो चुका है। तो माय फर्स्ट चॉइस देयर वुड बी निपॉन पावर एंड इंफ्रा फंड। एंड अगर आप
प्योर प्ले बैंकिंग कैपिटल गुड्स देखना चाहते हैं तो देन बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर। ओवरऑल आपको वाइडर थीम चाहिए तो फिर आप प्रू आईसीआईसीआई का फंड भी कंसिडर कर सकते हैं। 22% और 17-18% का रिटर्न देखकर आपको अगर ये लग रहा हो कि आपको तुरंत इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेना है तो फिर रुकिए, क्योंकि उसकी भी स्ट्रैटेजी है कि आप कैसे इन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में करेंगे शामिल, वो हम बताएंगे ब्रेक के बाद। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे यहाँ से। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। थीमेटिक फंड क्यों बने हुए हैं हॉटकेक, इसी पर कर रहे हैं हम चर्चा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त मोहित गांग और साथ ही क्षितिज महाजन लगातार मौजूद हैं। अब क्षितिज, आपसे हम समझना चाहेंगे, मोहित ने तो बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक पे जाने से पहले हमें फंड्स के बारे में समझाया, उसका कितना एलोकेशन पोर्टफोलियो में रखना है और कौन कौन से रिस्क को उस समय ध्यान रखना है, ये आप समझाइए। स्मिता, वेल देखिए, तीन तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। कंजर्वेटिव होते हैं, एक हाइब्रिड कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक एग्रेसिव आपके इन्वेस्टर्स होते हैं। तो जहाँ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये कैटेगरी नहीं है। एंड मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि दैट वो इससे दूर ही रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी इक्विटी में 20% एलोकेशन लेके बैठे, 25% एलोकेशन लेके बैठे, ऑन हायर में भी 30% एलोकेशन है। तो वो इन फंड्स को ना देखें बाय वर्च्यू ऑफ कि मैंने 70% तो सेफ एसेट रखा हुआ है, फिक्स इनकम का या गोल्ड रखा हुआ है, तो मैं थीमेटिक में थोड़ा डाल देता हूँ तो उसमें बेटर रिटर्न बनेगा, तो एवरेज अच्छा होगा। तो वो उल्टा पड़ सकती है बात आपके लिए। इट कैन गिव यू फर्दर नेगेटिव रिटर्न्स ऑन इक्विटी पोर्टफोलियो, बिकॉज ड्रॉडाउन्स बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट्स आपकी 15-20% गिर रही है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और ये थीम बिल्कुल एंटी मार्केट हो गया, तो ये 40-50% भी गिर सकता है, तो जस्ट अवॉइडेबल है उनके लिए। जहाँ हाइब्रिड वाला है वहां पे मे बी 5-7% एलोकेशन आप ओवरऑल ले सकते हैं आउट ऑफ 100 रुपीज जो आपका है। आप एक थीमेटिक फंड में जा सकते हैं। आप ब्रेक करना चाहें तो 2 थीमेटिक फंड भी ले सकते हैं। बट अगेन प्लीज जर्नी आप डबल चेक करके, सेकंड थर्ड लेवल चेक करके, स्टडी करके कि वेदर साइकिल वो पीक पे नहीं है। अब वो कैसे पता चलेगा? अभी अगर आप कोई भी थीमेटिक फंड्स उठाते हैं, उनकी टॉप 5-6 होल्डिंग्स उठाते हैं, उनकी वैल्यूएशन अगर आप चेक करते हैं वो अनरीजनेबल है, तो आपको ये लेवल 2 लेवल 3 जाना पड़ेगा। मैं बार बार इस पे से थ्रस्ट देता हूँ, आपका हार्ड एंड मनी है, सिर्फ परफॉर्मेंस देखिए तो इन्वेस्ट मत कीजिए, आप देखिए उसके अंडरलाइंग एसेट्स क्या है। तीसरा, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है वो 10-15% तक अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का थीमेटिक फंड में जा सकते हैं। और वहां मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि पर थीमेटिक फंड या ओवरऑल थीमेटिक फंड का कैपिंग जो है एक फंड का ओवरऑल बास्केट में, वो 5% से ऊपर मत रखें। क्योंकि अगर फॉर सम रीजन एक सेक्टर एक थीम प्ले नहीं हो रहा है, तो अगर वो थीम में आपके परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में वो आपका डेंट कम देगा। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, इससे कम से कम आपका ड्रॉडाउन ओवरऑल पोर्टफोलियो पे कम होगा, दूसरा आपका रिस्क कम होगा। एंड ज्यादातर आपके जितने भी बाकी फंड्स भी हैं, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, लार्ज और मिड कैप है, फोकस है, वो ज्यादातर उन्हीं उन्हीं थीम्स में लगाते हैं। उनका भी, उन फंड मैनेजर का भी पर्पस यही है दैट आपके फंड अच्छा रिटर्न दें और परफॉर्म करें। तो वो भी आई थिंक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में ज्यादातर लोग लगाते हैं। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक थीम आप चूज करना चाहते हैं तो इन चीजों के बारे में ध्यान रखें। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आपको खुद इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर आप ऐसे फंड में निवेश करना चाहते हैं तो फिर आपको उसमें क्या क्या देखना है। लेकिन कई बार लोग नहीं देखते, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप फ्लेक्सी कैप उठा के देखें, लार्ज कैप उठा के देखें, मिड एंड लार्ज कैप उठा के देखें, तो सारी इन्वेस्टमेंट उन एएमसीज की भी आपको उसी में दिखेगी, उन्हीं थीम्स में, उन्हीं सेक्टर्स में। तो उससे कई बार तो ये भी होता है कि ओवर एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में हो जाता है। अब मुझे एक बात बताइए मोहित, अगर मैं आपको सेक्टर थीमेटिक फंड में अभी अगर किसी को बोलूं कि निवेश करने की आप सलाह दें, तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा इस समय अच्छा आपको कौन सा सेक्टर या थीम लग रहा है मोहित? स्मिता, आप मुझे कटघरे में खड़ा कर रही हैं। बट ये देखिए, ये कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि मैं किसी को एक सेक्टर या कुछ थीम बोल दूंगा। थोड़ा सा ओवरऑल उनके पोर्टफोलियो को, और जैसा क्षितिज भाई ने बोला, उनके रिस्क एपेटाइट को देखकर और उनका कितना एक्सपीरियंस है, क्या वो निवेश की दुनिया से बहुत टाइम से जुड़े हुए, तभी मैं इस तरह के एलोकेशंस की सलाह दूंगा। बट अज्यूमिंग कि ये सारी चीजें टेकन केयर ऑफ है और कोई पूरी तरह से तैयार है अगर सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स में निवेश करने के लिए, तो दो चार ऐसी थीम्स हैं स्मिता जो मुझे लगता है कि फिलहाल के टाइम में काफी अच्छी हैं। नंबर 1 थीम जिस पर हम थोड़े टाइम से बुलिश हैं, इनफैक्ट पिछला 1 साल 1.5 साल से बुलिश हैं, वो है फार्मा एंड हेल्थ केयर।
सेक्टोरल हो गया शायद, ओवरऑल थीम नहीं कहूंगा इससे, बट मुझे लगता है कि पूरा जो वेलनेस वाली थीम है, एक जो पूरी वेलनेस की थीम है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, डायग्नोस्टिक्स हो, हेल्थ केयर हो, फार्मा हो, इन सब का जो मिला जुला कॉम्बिनेशन है, दैट इज वन थीम विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अस। सेकेंड थीम ऑब्वियसली इज कंजम्पशन। कंजम्पशन, जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ा, अगेन एक बहुत बड़ा पूल है। कंजम्पशन में एफएमसीजी भी आ जाता है, स्टेपल्स भी आ जाता है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी भी आ जाता है, और न्यू एज कंजम्पशन भी आ जाता है, जो कि आपको ई कॉमर्स, जिसको आप कंजम्पशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आपको पॉकेट्स कुछ कुछ अच्छी हैं, कुछ कुछ पॉकेट्स काफी क्या बोलते हैं, पुरानी पॉकेट्स है, बट ओवरऑल जो पुरानी एफएमसीजी की पॉकेट्स है, वहां पर शायद वैल्यूएशंस थोड़े ठीक हो गए हैं, रीजनेबल हो गए हैं, और जो न्यू एज कंजम्पशन है या फिर जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, वहां हमको लगता है कि अभी भी काफी संभावनाएं हैं, गिवन कि इकोनॉमिक ग्रोथ की जो दरें हैं वो फिर भी ठीक ही है, 6.5% के आसपास, एंड ओवरऑल बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने पिछले साल दिए थे, उनका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा मार्केट को आने वाले टाइम में। एंड ओवरऑल कंजम्पशन परचेसिंग पावर जो है भारतीय कंज्यूमर की बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ थीम्स हैं यहाँ पर। प्रीमियमाइजेशन का भी एक थीम है, जो इसका एक सब थीम है जो इसके अंदर में आता है। डिफेंस एक थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत महंगे वैल्यूएशंस हैं, तो आप सीधा एंट्री नहीं ले सकते वहां पर, आपको बहुत सोच समझकर एसआईपी के द्वारा ही एंट्री लेनी है। एंड तो ये कुछ कुछ थीम है। मैन्युफैक्चरिंग अगेन वैसी ही थीम है, तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। ये इतना वाइड बास्केट है कि आप सब कुछ नहीं उठा सकते उस बास्केट में से, आपको बहुत ज्यादा चेरी पिकिंग करने की आवश्यकता है कि कौन सा फंड आपके मापदंड पे सही बैठता है, जो अंडरलाइन कंपनीज और थीम्स हैं वो कहाँ पर ठीक है। बट ऑन अ ब्रॉड बेस्ड पर्सपेक्टिव, थोड़ा अगर सेक्टोरल बात करूं तो फाइनेंशियल सर्विसेज, ब्रॉडली फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसके अंदर में वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, इंडेक्सेस, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एनबीएफसीज, ये सारी भी आ जाती है बैंक्स के अलावा। तो ओवरऑल वो थीम है, कंजम्पशन की थीम है, और जैसा मैंने बोला हेल्थ केयर वेलनेस की जो थीम है। आई थिंक दीज आर फ्यू थीम्स विच वी आर बुलिश ऑन। ने आपने खुद के फील्ड को ऊपर रखा। नहीं, पर स्मिता, वो उस फील्ड में इतना काम हो रहा है, जैसा मैंने कहा फाइनेंशियल सर्विसेज एक बहुत बड़ा बुके है। तो यहाँ पर इंडेक्स भी आते हैं, यहाँ पर आपके रजिस्ट्रार्स आरटीएस भी आते हैं, यहाँ पर आपके वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स भी आते हैं, और इसमें कुछ सब थीम्स ही 5-7 सब थीम्स हैं। तो ओवरऑल दिस एंटायर पैक इज बसलिंग बिकॉज एएमसीज हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, इसके बहुत सारे सब पैकेजेस हैं। तो आपको सही पैकेजेस उठाने पड़ेंगे, बट ओवरऑल द थीम इज वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। क्षितिज, सबसे ज्यादा सुनी सुनाई बातों पर अगर कोई इन्वेस्ट करता है मेरे ख्याल से तो वो सेक्टर थीमेटिक फंड ही हैं। अगर एक लोगों को लगता है कि एचडीएफसी डिफेंस फंड बहुत अच्छा उनके पोर्टफोलियो में कर रहा है, तो दूसरे लोगों के पोर्टफोलियो में उसकी जरूरत हो ना हो, उनके पोर्टफोलियो में ऑटोमेटिकली वो ऐड कर लेते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है, और क्या ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड एज ए प्लेटफॉर्म इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। अगर हाँ, आप हाँ। इसके साथ लंबे टाइम तक बने रहते हैं ना, तो आपको एक्चुअल में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। और इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैं 15%, 18%, 20% टारगेट करूं। इंपॉर्टेंट है मैं जर्नी लंबी कितनी टारगेट करूं। और डेस्टिनेशन से इम्पोर्टेंट ये पूरा का पूरा आपका जर्नी का जो है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या कहते हैं उसे, इन द एंटायर जर्नी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज डेस्टिनेशन। तो आप बीच में अगर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहे पोर्टफोलियो में, और अगर सारा पैसा आपने अपना लेट्स से थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स में डाल दिया है, तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है पोर्टफोलियोज को लेके। और कई बार जब किसी ने इन्वेस्ट कर दिया, उन्होंने शायद पहले इन्वेस्ट किया, आप तक इन्फॉर्मेशन बाद में पहुंची है, शायद वो अपने पीक पे है साइकिल पे। तो जब ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो आते हैं, अगर हर कोई उस चीज में इन्वेस्ट कर रहा है, तो एक बार आप 4 बार सोचिए, एक बार अपने आप को क्वेश्चन कीजिए। हमेशा हम अंडर परफॉर्मेंस को क्वेश्चन करते हैं, ये फंड ने परफॉर्म क्यों नहीं किया। आप आउट परफॉर्मेंस भी क्वेश्चन कीजिए, क्या ये सस्टेनेबल है। क्या एक बिजनेस जो अंडरलाइन 15-18% की अर्निंग ग्रोथ करता है, वो 50-50% से बढ़ सकता है। तो आप अगर जब 3-4 बार अपने आप इवेल्युएट करना शुरू करेंगे ना, तो बहुत चीजों का जो हमें सुन रहे हैं, आपको खुद ज्ञात होगा कि हाँ, ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है। सो नथिंग अगेंस्ट थीमेटिक, नथिंग अगेंस्ट सेक्टोरल, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है। बट देन फिर आपके पास उतना, मैंने क्या बोला, आपके पास उतना पेशेंस होना चाहिए, रिस्क एपेटाइट होना चाहिए कि वो ड्रॉ डाउन को आप ले सकें। सो आई थिंक उसका मिक्स पैक रखें, ताकि ओवरऑल पोर्टफोलियो में डेल्टा ज्यादा नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि डेस्टिनेशन से कई बार सिर्फ यूं ही जर्नी करना ही
इंटरेस्टिंग होता है, और खास करके अगर मोनाको जैसे आप देश से होकर आए हैं जहां पर पूरा का पूरा देश ही रेसिंग ट्रैक बना हुआ है, तो फिर ज़रूर ये इंटरेस्टिंग लगता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए क्षितिज। थैंक यू सो मच मोहित हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।